नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज सियासी दंगल एक बार फिर आरक्षण और संविधान को लेकर छिड़ा है। चुनाव के शोर का सूरज 1 जून को अस्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले आरक्षण की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। वैसे 7वें यानी आखिरी चरण में 1 जून को 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन इस फेज में भी संविधान और आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। आज विपक्ष की नैरेटिव पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में प्रहार किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्षी गठबंधन एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छीनकर अपने वोट बैंक वालों को देने की फिराक में है। वहीं राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तक ने बीजेपी और मोदी पर ही संविधान बदलने का आरोप लगा दिया। एनडीए की 400 पार के नारे को विपक्ष ट्विस्ट देते हुए लोगों को यह बता रही कि एनडीए इसलिए 400 पार सीट चाहती है ताकि संविधान को बदला जा सके। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या वजह है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। क्या दोनों गठबंधन को अपने वोट बैंक रखने का डर सता रहा है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चढ़ने लगा आखिरी चरण का पारा। 6 फेज खत्म हो गए। 7वां फेज भी 1 जून को खत्म हो जाएगा, लेकिन चुनावी प्रचार में आरक्षण का मुद्दा सियासी मैग्नेट से ऐसा चिपका है कि इसकी चर्चा चरण दर चरण चुनावी प्रचार में जरूर हो रही है। इसी आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने यूपी में चुनावी प्रचार के दौरान विपक्ष को घेरा। अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है, और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर विपक्ष की कलई खोलते हुए बीजेपी लगातार दो हाथ करने को तैयार है। ये लालू जी आरक्षण की बात करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को 100% आरक्षण देना चाहिए। लालू जी कहां से दोगे? किसका लेकर दोगे? बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद में एक घमंडिया गठबंधन ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। पिछड़ों का, आदिवासियों का और हमारे दलित भाइयों का आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं और उनके आरक्षण को लेकर मुस्लिम को देना चाहते हैं। संविधान में लिखा हुआ है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय के लिए मिलेगा, लेकिन ये लोग पिछले दरवाजे से आपके आरक्षण पर डाका डाल रहे हैं। कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन आरक्षण की हांडी चढ़ाकर विपक्ष बार बार चुनावी तापमान बढ़ा रहा है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। पीएम की जनसभा में उन पर दागे गए सवाल का जवाब आज उन्होंने कुछ यूं दिया। विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है, किसने प्रस्ताव दिया था? तो हम आप ही से पूछते हैं, एक बार नहीं 2 बार किसने प्रस्ताव दिया? हम ही ना दिए थे भाई। और दूसरा प्रस्ताव भी यही था कि अगर नहीं होगा तो अपने बिहार सरकार अपने बलबूते करेगी, और हमने कहा था नहीं आएगी तो हम कराएंगे, और हमने आकर के करवाया। 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में पंजाब की 13 सीट, यूपी की बचे हुए 13 सीट, बिहार की 8 सीट पर वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण में ओडिशा की 6 सीट, झारखंड की 3 सीट, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की 9 सीट और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदाता दिग्गजों की किस्मत को ईवीएम में बंद कर देगा। इसी चरण में पीएम मोदी भी वाराणसी से बीजेपी उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी यूपी में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज मिर्जापुर, घोसी और बांसगांव की रैलियों में बताया है कि कैसे माफिया का एक समय बोलबाला था। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था।
इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। इस चुनाव में कई मुद्दे आए और गए, लेकिन एक मुद्दा शुरू दिन से ही छाया रहा, वो है आरक्षण और संविधान। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि जनता की नजरों में पीएम मोदी की बातों का वजन ज्यादा है या फिर विपक्ष की बातों का। आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हैं, नीरज मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि बीजेपी बार बार आरक्षण के मुद्दे को सामने रख रही है, क्योंकि एक नैरेटिव जो बनाया गया, ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी को इससे नुकसान पहुंचे, इसलिए हर मंच से अब आरक्षण का जिक्र हो रहा है। हालांकि 2014 से पहले 20-22% वोट जो है वो कांग्रेस को और बीजेपी को ऐसे मिल जाते थे, क्षेत्रीय दलों को 50% के करीब मिला करते थे, लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर बदली है, ये वोट बैंक बढ़ा है और 19 तक आते आते 44% बीजेपी को वोट करने लगे। तो क्या यही सब गणित सोच समझने के बाद ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि आरक्षण का मुद्दा रखा जाए सामने और उसको मुसलमान और हिंदू में भी बांट दिया जाए? देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े के अधिकार को संरक्षित करना क्या चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या संविधान सभा ने यह तय नहीं किया था कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होगा? क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस और उसकी बगल बच्चा दलों ने जो है बारंबार यह प्रयास किया कि संविधान की जो आत्मा है उसके विरुद्ध जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण किया जाए? धर्म के आधार पर आरक्षण जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने 2004 में दिया था या नहीं दिया था? 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें मुस्लिमों को मजहब के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की गई या नहीं की गई? ओबीसी के 6% आरक्षण को लेकर जो है वो मुसलमानों के कटोरे में डालने का प्रयास किया गया या नहीं किया गया? 2009 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये था या नहीं था? 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की कैबिनेट नोट ये थी कि नहीं थी? एससी का जो अनुसूचित जाति आयोग है उसने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में क्या इस तरह का शपथ पत्र नहीं दिया था? क्या बारंबार जो है मुस्लिम आरक्षण की बात इंडी अलायंस के तमाम साथी दल करते रहे या नहीं करते रहे? 2012 में स्वयं राहुल गांधी ने ये बात कही है या नहीं कही है? तो अगर हम इनकी बातों को जनता के समक्ष रखते हैं कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि 100% जो है आरक्षण मुसलमानों को दिया जाना चाहिए, हालांकि शाम में जब उनको लगता है कि पिछड़ा समाज उससे नाराज हो जाएगा तो वो पलट जाते हैं, तो उनके असली चेहरे को जनता के समक्ष रखना क्या यह हमारा दायित्व नहीं है? और हम उस दायित्व का निर्वाह करें तो आपत्ति क्या है? ठीक है नीरज मिश्रा जी, क्योंकि आरक्षण का कार्ड तो पहले आपकी तरफ से चल दिया गया, आपने कहा देखिए 400 पार का नारा ही इसलिए बुलंद किया जा रहा है क्योंकि आरक्षण खत्म करना है, लेकिन इसमें किस तरह आपको घेर लिया गया, यानी आपकी बॉल को बाउंड्री पार तो नहीं पहुंचा दिया गया? अर्पिता जी, देश के आम जनमानस की तरह आजकल हम भी प्रधानमंत्री जी के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के बयान देते हैं और जैसा भद्दा बयान कल दिया था, आज उसी श्रेणी में एक कदम और आगे बढ़ गए। हम लोग तो दुआ करते हैं कि उनकी सेहत दुरुस्त रहे और वो ठीक बातें करें, क्योंकि 7 दिन के प्रधानमंत्री हैं। 8वें दिन के बाद नए प्रधानमंत्री आएंगे, वो अपने देश को उस संविधान के तहत चलाएंगे। कौन होगा नया प्रधानमंत्री सर? आप भी क्या भाजपा का जो संविधान बदलने का नैरेटिव है उसमें फंस गई है क्या? इस देश के अंदर सांसद चुनने की जिम्मेदारी है। सांसद चुन लिए जाएंगे, सदन के अंदर फिर प्रधानमंत्री भी चुन लिया जाएगा। तो ये तो सवाल पूछ के बेईमानी ना करें। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने शायद आप राहुल गांधी का नाम ले लें, मतलब मैं सोच रही थी क्योंकि आपने कहा ना नया प्रधानमंत्री, तो मुझे लगा मंथन चिंतन हुआ होगा, हो सकता है आप एक कोई नाम की घोषणा कर दें। सर यहाँ पे घोषणा हो जाती, जनता को भी पता चल जाता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया। बाकी ये जो आपने प्रक्रिया बताई है, तय प्रक्रिया, ये तो सबको पता है सर, प्रक्रिया तो सबको पता है। हम तो देखिए पिछले 10 साल में वही तय प्रक्रियाओं के ऊपर तो प्रहार हुआ। हम तो बार बार वही याद दिला रहे हैं कि 10 साल पहले ये देश जिस संविधान के माध्यम से चलता था, 4 जून के बाद भी उसी संविधान से चलेगा। इस 10 साल में बहुत कोशिश की उसको बदलने की, लेकिन वो सार्थक नहीं हो पाई। अब देखिए प्रधानमंत्री जी के झूठ पर आ जाते हैं, जिसे एक कदम आगे बढ़कर प्रेम शुक्ला कह रहे थे। किसी भी इंडिया गठबंधन के साथी की बात बताइए, और खास करके कांग्रेस की,
जिसने कहा हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। इस देश के अंदर जो संविधान है और जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने बार बार कहा, हमारे संविधान का अनुच्छेद 15(4) ये तो कहता है ना कि अगर शैक्षणिक आधार पर और सामाजिक आधार पर अगर कोई पिछड़ा है तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। इस देश के अंदर अनुच्छेद 16(4) वो भी तो कहता है ना कि समानता के अधिकार पर अगर किसी राज्य सरकार को यह लगता हो कि किसी को आपको मुख्य धारा में लाना है तो आप उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। तो ये तो संविधान के अंदर दिया गया। इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात पूछा ना कि किसने क्या कहा, तो मुझे ये बताइए ना कि बीजेपी की तरफ से कब कहा गया कि 400 पार वो इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि उनको SC/ST आरक्षण खत्म करना है। आपको मैं याद दिला देता हूं, आपको राजस्थान में वो दिव्या मिर्धा जी याद होंगी, आपको कर्नाटक के इनके बड़बोड़े नेता याद होंगे, आपको केरला के इनके बड़बोड़े नेता याद होंगे, जिन सबने लगातार यही तो कहा कि इस बार 400 पार का नारा तो हम इसलिए दे रहे हैं कि हमें बड़े काम करने हैं और वो बड़े काम तभी हो पाएंगे जब इस संविधान को बदला जाएगा। तो ये तो गाए बगाए कहते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी, बड़े काम का मतलब संविधान बदलना कैसे हो गया, मैं ये समझाइए ना। बड़े काम तो हर नेता कहता है कि जब जीत जाऊंगा तो बड़े बड़े काम करूंगा, उसका क्या मतलब? हर नेता यही कह रहा है कि संविधान बदल देंगे। हाँ अर्पिता जी, देखिए पिछले 10 साल में जिन कामों के लिए संविधान बदलने की जरूरत नहीं थी, जैसे गलत नोटबंदी, गलत GST, गलत वैक्सीन देना, वो तो इन्होंने बिना संविधान बदले कर लिया। अब लेकिन जो इनको बड़े काम करने हैं, जिसमें सबसे पहला है कि सब चीज को प्राइवेट कर दो, क्योंकि सरकारी नौकरी के आते ही आपको आरक्षण देना पड़ता है। उस आरक्षण को खत्म करने के लिए वो जो समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई बयान है नहीं जिसमें ऐसी बात कही गई हो। हालांकि आपने याद करने की बात कही तो लालू यादव के बयान को याद कर लीजिए, ST हसन साहब के बयान को याद कर लीजिए, उसमें बड़े काम का जिक्र नहीं है, उसमें डायरेक्ट बात कही गई है। मैं ऐसी डायरेक्ट बात पूछ रही हूँ, कैसे कहां डायरेक्ट कहा गया जिससे आप ये आशा निकाल रहे हैं? अर्पिता जी, पिछले 10 साल के अंदर इस देश की जनता ने ये सब समझ लिया है। हम लोग अगले 8 दिन में बिल्कुल भ्रम नहीं फैलाएंगे, हम तो सीधा सीधा बता देंगे कि जैसा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था, और जिस तरीके से संविधान में कहा गया है, किसी को भी अगर मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को कुछ प्रावधान करना होगा वो करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी जाति विशेष पर चले जाएं, किसी समुदाय विशेष पर चले जाएं। आप इसका जवाब दे पाएंगे तो मैं जरा अगले मेहमान के पास जाऊंगा। अर्पिता जी, ठीक है, मैं समझ गई। मैं बड़े काम को संविधान परिवर्तन से जो मतलब कैसे पता चला सर? कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपके भी सूत्र जो है वो बीजेपी में हो जो आपको बता रहे हो कि इनका बड़ा काम का मतलब ये है, वो क्या क्या करेंगे, मतलब वो क्या करेंगे उसकी जानकारी तो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है विपक्षी गठबंधन को ही है। तो ये कैसे पता चला, जरा मुझे ये समझा दीजिए, फिर मैं आगे मेहमानों के पास और जाऊं। अर्पिता जी देखिए ना, जैसे बड़बोले नेता हैं इनके, उसके लिए सूत्रों की जरूरत नहीं है। अच्छा, लालू यादव को क्या हैं, वो जो मंच पर आते हैं इनके, देखिए आप मेरी बात तो सुनिए, पूरी तो होने दीजिए। जब मोदी जी और उनके जो छुटभैया नेता हैं, जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो जिस तरीके की बातें करते हैं ना, वो देश के सामने स्पष्ट हो जाता है कि वो सिर्फ आपको तोड़ने की बात कर रहे हैं। नाम भी ले लिया, मैं लालू यादव पर पूछ रही हूँ। फिर वो अगर ये कह रहे हैं कि हाँ मिलना चाहिए मुस्लिमों को आरक्षण, ST हसन कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ना ही तो मिलेगा मुसलमानों को आरक्षण, इस पर जरा बताइए। तो ये तो सीधा स्टेटमेंट है ना, इसमें तो कोई सूत्र भी नहीं बैठे सर। अर्पिता जी, ये तो मैंने आपको 30 सेकंड पहले कहा कि देश के अंदर अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत, और इस देश के अंदर चाहे वो इंदिरा साहनी का मुकदमा हो, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो, इन सब के आधार पर जिस भी समुदाय, जिस भी व्यक्ति, जिस भी वर्ग को इस देश के मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए काम किया जाएगा। क्योंकि सरकारों का काम समावेशी होना, सरकारों का काम है समावेशी होना। आरक्षण आपने ये कह दिया कि चलिए मैंने मान लिया, आपको कहीं ना कहीं सूत्र से जानकारी मिली होगी कि ये आएंगे तो ये खत्म करेंगे आरक्षण, लेकिन अगर आरक्षण दे भी रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों देंगे? ये बात क्यों कह रहे हैं फिर आपके नेता? अर्पिता जी, इंडिया गठबंधन के अंदर आज की स्थिति में कांग्रेस का जो न्याय पत्र है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। आप उस न्याय पत्र को खोलिए, आपको ना उसमें हिंदू लिखा मिलेगा ना उसमें मुसलमान लिखा मिलेगा। मैं आपको अपने न्याय पत्र के माध्यम से तो बता सकता हूं
कि हम देश की हर जाति, हर समुदाय के लिए काम करेंगे, समावेशी होकर काम करेंगे। हम इनकी तरह बांटने की राजनीति नहीं करेंगे, इस देश को आगे ले जाने की राजनीति करेंगे। ठीक है सर, फिर यही दिक्कत होती है, आपने अपने आप को पाक साफ बता दिया, लेकिन जो आपके साथी हैं, मतलब जिनको आप साथ लेकर चल रहे हैं, फिर उनके बयानों का बोझ भी आपके कंधे पर आ जाता है, दिक्कत यहां पर बढ़ जाती है। खैर चलिए, आपके कंधों के बोझ को हल्का करने के लिए कुछ जरा यहाँ पर अनुराग भदौरिया भी हैं, जरा उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। अनुराग जी, आपके तो नेता ऐसे कह रहे हैं, एक तरफ आप लोग ये नैरेटिव सेट कर रहे थे कि 400 प्लस ये इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आरक्षण खत्म करना है, लेकिन उन्होंने उस नैरेटिव को पलटकर मुसलमान आरक्षण से इसको जोड़ दिया। तो अब ये बराबर का देख रहे हैं, उनको डैमेज, आपको फायदा, क्या चल क्या रहा है? अब आप समझ गए, उन्होंने पलट के नैरेटिव ऐसा कर दिया, तो मतलब आप समझ गए ना कि भारतीय जनता पार्टी को काम नहीं करना है। वो अपने 10 साल के कोई काम नहीं गिरा रही है, 10 साल से यहां सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी बनती कि 10 साल का हिसाब किताब जनता के सामने रखते, तो उसपे तो वो जनता के सामने हिसाब किताब रख नहीं रहे। वो मुद्दों को इधर उधर तोड़ मड़ोड़ना चाह रहे हैं और तोड़ मड़ोड़ के मुद्दे पेश करना चाह रहे हैं। भाई 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, अब तो 400 पे हार हैं। और उनके ही नेता कहा करते थे हम आएंगे तो संविधान बदलने के लिए ज्यादा सीटें चाहिए। लल्लू सिंह भी यही बोलते थे, जो फैजाबाद से सांसद हैं। ज्योति मिर्धा जी भी यही बोल रही थी, इनके लगातार सांसद यही बोल रहे थे। खैर वो तो जनता डिसाइड करेगी। इसलिए जनता ने क्या बोला पता आपको? आपके कान में भी आवाज आ रही होगी अर्पिता जी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन, इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है जीत की ओर। सनासन सनासन सनासन, जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। दानादन दानादन दानादन, 4 जून को होगी खुशियों की बारिश। झमाझम झमाझम झमाझम। अर्पिता जी आप भी आइएगा, ये डील है पक्की। डनाडन डनाडन डनाडन। यह जो भारतीय जनता पार्टी है, जनता ने इनके हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन, कान में सबके आ रही है। वो तो वो भी सुन रहे हैं जो यहाँ बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं। अर्पिता जी आप भी सुन रही हैं, लेकिन सब कान बंद किए, सुनना नहीं चाहते हार की घंटी। क्यों? क्योंकि उनको पता हार तो रहे हैं। सुन लीजिए, उनको पता हार तो रहे हैं। अगर हार नहीं रहे होते तो आज जिसकी बात कर रहे हैं, ये जब आरक्षण की बात की इन्होंने, किन किन मुद्दों पे आगे जरा बताइए तो आप। मंगलसूत्र देश का मुद्दा हो सकता है, मंगलसूत्र पे आगे हारने लगे तो। मंगलसूत्र से छुटकारा किसी तरह से इनको पीछा, जनता इनके पीछे पड़ी तो भैंस पे आ गए। क्या आपकी भैंस खोलने जाएंगे? अरे भैंस से छूटे तो मीट मुर्गा मछली पे आ गए, फिर ये बाबरी तालाब पे आ गए, फिर आरक्षण पे आ गए। अरे ये लोग हैं जो आरक्षण क्या करेंगे ये बताइए। झुंझुनू में दलित बच्चे को, दलित लड़के को पीट पीट के मार डाला गया। सरकार किसकी है झुंझुनू में? राजस्थान की सरकार है ना। ये क्या दलितों का सम्मान करेंगे? ये क्या बताएंगे? इनसे बोला जाति जनगणना करवा लीजिए, तो जाति यहाँ पे जनगणना करवाने के लिए तैयार नहीं है। और बार बार ये जो बात बोलते हैं ना मंच पे खड़े होके, पूर्वांचल, आजमगढ़, मिर्जापुर को गुंडों का अड्डा बोलते हैं। आप हमारे उत्तर प्रदेश है, मेरे देश में जो उत्तर प्रदेश है, उनके पूर्वांचल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बार बार उसको बदनाम करके वोट मांगना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की जनता जान गई है, भारतीय जनता पार्टी हमें गुंडा बोलती है। हमारे ऊपर हमें अपमानित करती है बार बार ये बोल के कि पूर्वांचल में गुंडे होते थे, पूर्वांचल में गुंडे हैं। कमाल की बात करते हो भाई। कब है पूर्वांचल? पूर्वांचल तो हमेशा शान से जिया है। एक एक अच्छी अच्छी कहानियां है पूर्वांचल की, चाहे आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, मिर्जापुर हो, चाहे वो वहां लालगंज हो, चाहे आप देवरिया चले जाइए। राजीव जी आ रही है, प्रेम शुक्ला जी छोटा सा ऐसे बोलते हैं। वही कह रहे हैं, देखिए वो एक सीधे मुद्दे जो है वो खत्म हो गए और ये मुद्दे बदलते बदलते, यानी अपने कामों से हटकर बहुत सारे मुद्दे जिनको डाइवर्ट करने की कोशिश आपकी सरकार कर रही है। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया अर्पिता जी। एसटी हसन जो इनके सांसद हैं, वो मजहब के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं। आपके इस प्रश्न के उत्तर के अलावा आए बाएं साएं दाएं उन्होंने सारी बातें की। श्रीमान अनुराग भदौरिया जी, कृपा करके मुझे बताइए ना कि आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा का प्रोजेक्ट चला रखा था कि नहीं चला रखा था? कृपा करके मुझे बताइए। मुख्तार अंसारी वो गुंडा नहीं था तो क्या मजहबी पंडा था? वो अतीक अहमद वो गुंडा नहीं था तो क्या मजहबी पंडा था? क्या वो? मुझे बताइए ना। अरे भाई मैं तो आपको, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं मित्र? बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको सुन रहा था धैर्य से। आपका धैर्य क्यों टूट गया महाराज? मुख्तार अंसारी का नाम लेते ही मैं सुन रहा था ना, धैर्य से सुन रहा था ना मित्रवर अनुराग भदौरिया जी। मैं आपको पूरे धैर्य से सुन रहा था, संयम से। जरा संयम बनाए रखिए। बताइए तो, बताइए तो मुख्तार अंसारी, नहीं मुझे बताइए तो मुख्तार अंसारी। अरे बताइए तो मुख्तार अंसारी कौन था? कौन था मुख्तार अंसारी? कौन था मुख्तार अंसारी?
आपके कार्यकाल में जिस तरह से राजू पाल की सरेआम कई किलोमीटर दौड़ाकर हत्या की गई, अस्पताल में घुसकर हत्या की गई, उसके बाद अतीक अहमद के कुत्ते को किस तरह फिर पीछे बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए अच्छा नहीं लगता ना कि आपको म्यूट करना पड़े। मैं तो उत्तर दे रहा आपकी हूं। कोशिशें हर बार वही होती हैं सर, अच्छा नहीं लगता। रुक जाइए ना अपनी अपनी बारी में। पिताजी मैं तो इनके प्रश्न का प्रेम उत्तर दे शुक्ला रहा जी, हूँ। मुझे जरा एक बात, ठीक है, मुझे जरा एक बात, पिताजी ने जो आरक्षण पर प्रश्न आपने उठाया था जवाब मैं नहीं तो दिया, उसी का उत्तर दे रहा हूँ। मैं आरक्षण पर जो सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये बीजेपी मैं तो पहले ही जवाब डैमेज दिया। समझ रही थी? क्योंकि बार बार आप ये कह रहे होते हैं कि विपक्ष कोई मुद्दा पकड़ नहीं पाती, विपक्ष कमजोर है। क्या विपक्ष ने ये मुद्दा पकड़ लिया आरक्षण का, या ऐसा नैरेटिव सेट करने में वो कामयाब रहे जिसके बाद हर मंच से आपके बड़े बड़े नेताओं को आरक्षण के मुद्दे पर बोलना पड़ रहा है? देखिए, हम विपक्ष का विकृत चेहरा दिखाना चाह रहे हैं, जिसको स्वीकारा नीरज मिश्रा जी ने भी स्वीकारा, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट। नीरज, आंध्र प्रदेश में इन्होंने जो मुसलमानों को आरक्षण दिया था, ये सत्य नहीं है क्या? ये हम नई बात बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। ये सत्य नहीं है क्या? ये सत्य नहीं है क्या कि 2009 में जो है इनके घोषणा पत्र में था? ये सत्य नहीं कि 2014 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में था? ये सत्य नहीं है क्या कि एसटी हसन ने कहा हम आरक्षण धर्म के आधार पर देंगे? क्या ये सत्य नहीं है कि 2012 में स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे? और क्या ये सत्य नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस देश का बंटवारा मजहब के आधार पर आरक्षण देने के कारण ही हुआ, इसलिए इस देश से मजहब के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता? ये कौन से संविधान की कौन से अनुच्छेद को कोट कर रहे हैं भाई? कहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, मुझे बताइए। और कर्नाटक में इन्होंने, एनसीबीसी ने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने यह पाया कि कर्नाटक में ऐसा कुकृत्य सिद्धारमैया की सरकार ने किया कि सारे मुसलमान, चाहे शेख हो, सैयद हो, सारे मुसलमानों को इन्होंने पिछड़ों की सूची में डाल दिया। अभी तृणमूल कांग्रेस के बारे में कोलकाता हाईकोर्ट का निर्णय आया। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि इन्होंने सारे मुसलमानों को आरक्षण की पिछड़ों की सूची में कैसे डाल दिया। अब कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला क्या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने लिखा? ये कहना चाह रहे हैं एनसीबीसी की जब इनके आपत्ति करती कर्नाटक में, तो सिद्धारमैया को क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेरित किया था कि अब सारे मुसलमानों को आरक्षण की सूची में डाल दीजिए? तो इनके कुकृत्यों को बेपर्दा करना या राजनीति में चुनाव के समय जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है सर, मैं राजीव रंजन जी के पास इनकी चोरी पकड़ी है। ठीक सर। अर्पिता जी, मैं कोई खास जवाब नहीं देना चाह रहा, अपनी आपत्ति दर्ज करना चाह रहा हूँ। मैंने जो संविधान के अनुच्छेदों की बात की, उसमें मैंने आपको समझाया और बताया कि इस देश के अंदर रिलीजन के बेस पर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। इस देश के अंदर सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर अगर कोई पिछड़ा है तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। प्रेम शुक्ला पिछले 1 मिनट से लगातार फिर झूठ बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी मन से 30 मिनट तक लगातार झूठ बोल रहे, उनको कोई नहीं बोलने की कोशिश करता। एक भी झूठ बोला, झूठ ये बोलते हैं। मैंने क्या बोला? ये झूठ मक्कारी लफाजी है इनका काम है। लफाजी झूठ मक्कारी, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा राहुल विंची है। नहीं सर, ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं और ऐसे अटैक भी नहीं सर, मुद्दों से भटकना भी नहीं है। ठीक है राजीव रंजन जी, अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि आवाजें सुनाई देने लग गई है, सब हर दल को, हर शख्स को आवाजें सुनाई दे रही है। राजीव जी, आपको कैसी आवाजें सुनाई दे रही? ठीक सर, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, नीरज जी अपनी अपनी बारी में प्लीज सर, ये ऐसे नहीं करेंगे ना। देखिए राजीव, सबसे पहली बात तो है अर्पिता जी, जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश इंडिया ब्लॉक के लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अगर 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान, आरक्षण, इन तमाम सवालों पर कुछ बड़े फैसले हों। देखिए, मैं बिहार के जरिए देश के सामने इनके द्वारा मचाए गए कोहराम का जवाब देना चाहता हूं। बिहार में आरक्षण का जो बिहार फॉर्मूला है, उसमें 50% से ज्यादा की सीमा को निर्धारित करके उसे 65% किया गया और ईडब्ल्यूएस को 10% किया गया। ये कुल मिलाकर के 75% का आरक्षण है। और ये जो प्रस्ताव है, ये विधानमंडल ने सर्वसम्मति से पारित किया। बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी, जो एक मजबूत विपक्ष उस समय था, उन्होंने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। तो आरक्षण को लेकर के इनकी आशंकाएं किस कदर निराधार हैं और किस कदर झूठी हैं, उसका जवाब यह है। दूसरा, जातीय गणना या जातीय सर्वे, इस सर्वे को लेकर प्रधानमंत्री जी से बिहार का शिष्टमंडल मिला, उसमें बीजेपी के लोग भी थे।
विधानमंडल में जब ये प्रस्ताव पारित हुआ वहां बीजेपी के लोग भी थे। जब उसके आधार पर 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए का सहयोग करने का फैसला लिया गया, उस फैसले पर भी बीजेपी की सहमति थी। तो ये जो फैसले हैं उसमें बीजेपी जब शामिल है तो फिर इस तरह के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। जातीय जनगणना के लिए एक अवसर था कांग्रेस के पास, जब 2011 में पूरे देश में जातीय जनगणना कराई गई और उसके आंकड़े उनकी सरकार 2014 तक थी, लेकिन कांग्रेस उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर पाई। उसके पहले भी चाहे वो मंडल कमीशन की सिफारिशों का सवाल हो या पिछड़ों के अनेक बड़े फैसले, उन फैसलों को लेकर के कभी ये गंभीर नहीं रहे। उसके उलट बीजेपी ने ओबीसी के लिए कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। अब मुसलमानों को आरक्षण देने का जहां तक सवाल है, ये बेहद संवेदनशील मसला है और देश को ये पता है। भले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि वो लोगों को गुमराह करके, दुष्प्रचार पैदा करके लोगों को गुमराह कर लेंगे, लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है। मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के द्वारा जो वर्गीकृत सूची है उसमें चाहे वो पिछड़े हों, उन पिछड़ों में सभी धर्मों की जातियां हैं, उसमें मुसलमानों की अनेक जातियां हैं और ईडब्ल्यूएस में जो सामान्य श्रेणी के मुसलमान हैं वो उसमें शामिल हैं। तो आरक्षण तो मुसलमानों को पहले से ही ये मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर मिल रहा है। इसीलिए लोगों को गुमराह करने के सिवाय इस तरह के जो फैसले हैं, और पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने जो भी निर्णय लिए हैं उन्होंने उस निर्णय की वैधता, इन निर्णयों की वैधता को किस आधार पर ठुकराया है उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आप लोगों का भला नहीं करना चाहते, आप जबरिया फैसले थोपते हैं। वहां जो बैकवर्ड कमीशन की अनुशंसाओं को आपने पिछड़ा वर्ग जो कल्याण आयोग है उसकी अनुशंसाओं का आधार आपने तय नहीं किया। आपने जिस रिपोर्ट के आधार पर कुछ बड़े फैसले लिए वो रिपोर्ट हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को अवैध ठहराया। फिर आप न्यायिक फैसलों के सवाल पर आप अपने विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे कर सकते हैं कि हम आपका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है संविधान। ठीक है, अरे जवाब ठीक है। इस वक्त बड़ी खबर, यूपी के पास गांव में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योगी जी गर्मी उतारने के विशेषज्ञ हैं, अच्छों की गर्मी उतारने के विशेषज्ञ हैं। सीएम योगी के आते ही माहौल बदल गया। योगी जी गर्मी उतारने के विशेषज्ञ हैं, प्रधानमंत्री का ये बयान आया है सामने, जिसमें वो योगी की एक तरीके से तारीफ ही करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि योगी जी गर्मी उतारने के विशेषज्ञ हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए जरा। जो सपा केवल अपने परिवार का कुटुंबा बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, यही सपा का चरित्र है। आप याद करिए, सपा का वो जंगल राज, बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। मां बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे, व्यापारी इसी खौफ में जीते थे अब कौन गुंडा फिरौती मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत चला जाए। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है, उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आप जवाब देना चाह रहे थे। अच्छा, देखिए, अच्छा होता प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहन बेटियों की बात कर रहे हैं। बीएचयू की घटना हुई है, किसके समय हुई है? स्कूल में, कॉलेज की बात है ना ये। बेटी का निकलना मुश्किल हो गया, उसके साथ अन्याय करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के। हाथरस की घटना, बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार किस सरकार में कर दिया गया? उन्नाव की घटना किस सरकार में हुई?
बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं पहलवान महिलाओं की घटना किस सरकार में हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले यार, देखो किस तरह से दो चेहरे इनके, आपको दिखाता हूं दो चेहरे। एक तरफ कहते हैं मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये टीडीपी के साथ वहां पे सत्ता वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वो 4% मुस्लिम आरक्षण की बात कर रही है, क्यों नहीं आप वहां विरोध करते? तब तो आप उनके साथ सत्ता बनाने की बात कर रहे हैं। जेडीएस ने 4% मुसलमान रिजर्वेशन की बात की, तब तो आप उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, कमाल की बात करते हैं। यही हाल इनका है, सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे, इनको कोई लेना देना नहीं है। पीडीपी के साथ भी सत्ता बना ली थी इन्होंने कश्मीर में, जिनको अलगाववादी पार्टी बोलते थे। दूसरी बात, इनसे पूछिए, ये जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बार बार लालू जी का नाम लेते हैं। लालू जी ने बोला नहीं, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होता है। और हम लोग सभी कहते हैं धर्म के नाम पर यहां पर आरक्षण नहीं है। लेकिन आप मंडल आयोग, जब यहां मंडल आयोग लागू हुआ था, कौन था? बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। जब 27% रिजर्वेशन उन्होंने दिया, और बीपी सिंह की सुने, मैं पूछ रहा हूं किसकी बात कर रहे हैं आप? एसटी हसन। बड़ा टप से आप सवाल पूछ लेते हैं विपक्ष से। बीजेपी वाला बोल रहा तो साफ सुन गया था क्या? आप चुपचाप सुन रहे? ठीक है, मुझे सुन गया, मान लिया, लेकिन अभी मैंने आपसे पूछ लिया ना, ये आप लोगों का सर देखिए, ये आपने नेचर बना लिया है। अगर मैं सवाल पूछूं तो आप उस सवाल से बचने के लिए ये कह देते हो, ये बहुत पुराना हो गया सर, बहुत पुराना खेल हो गया है। एसटी हसन साहब ने क्या कहा याद है आपको? पूछे जवाब, अरे पूछे ना। अब मैं जवाब दूं? शायद आप भूल गए हैं, किसी भी पार्टी में पार्टी ने इंडोर्स किया क्या? पार्टी ने बोला क्या? जबरदस्ती। हमने तो बोला आपके यहाँ संविधान बदलने की बात की, लालू आप समझा रहे हैं ना, तो मैंने कहा अगर यहीं बैठ के समझा रहे हैं, अपने नेता को भी समझा लेते। जब ऐसे बयान आते हैं तो निजी बयान क्यों हो जाया करते हैं सर? तो आप समझाइए ना लल्लू को, अरे लल्लू सिंह को समझाइए ना, फिर आप बीच में बोलने लगे। अरे आप जवाब ले लीजिए ना, लल्लू सिंह को समझाया क्या उन्होंने? ममता बनर्जी पर बोल दीजिए, इनकी बात मान जब वो 35 नई जातियों में 33 मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ देती हैं, क्या वो ठीक कर रही हैं? आपके साथ है ना, आपने साथ की बात कर दी ना कि वो 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिनके साथ बीजेपी सत्ता बनाना चाहती है। तो आप अगर उस लोलुपता में नहीं है तो ममता बनर्जी ने जो किया और ठीक किया कि नहीं किया? अरे सुन तो लीजिए। अरे सर सवाल पूछ लूं कि सुनूं केवल? देखिए आपकी हिम्मत तो नहीं उधर सब नहीं पूछ सर, मेरी हिम्मत पे सवाल उठाने के लिए आप नहीं है, ठीक है? मेरी हिम्मत के लिए आप सवाल नहीं उठाएंगे, और आपने मेरी हिम्मत देखी भी नहीं। अनुराग भदौरिया प्लीज इसको इस तरह मत डाइवर्ट कीजिए चर्चा को, नहीं इस तरह मत डाइवर्ट कीजिए अनुराग भदौरिया। जवाब दे सकते हैं तो मैं आपसे सवाल लूं, आरोप लगाने हैं, कीचड़ उठाना है तो इसके लिए ये मंच नहीं है आपको, मैं माफी के साथ रोक रही हूं। हल्ला मचा रही है, जवाब दे रहा हूँ, हल्ला क्यों मचा रही है? एजेंडा क्यों चला रही है? मैं जवाब दे रहा हूँ, हल्ला मचाने लग गए आप। सर अब आप ये तय करेंगे एजेंडा क्या चल रहा है? सर मत कीजिए अनुराग भदौरिया, मैं नहीं ले पाऊंगी आपसे जवाब। आप बोलने भी नहीं दे रहे हो, अपने ही चैनल में बैठ के मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगी सर। बोलने दीजिए ना, मैंने अरे आप बोलने तो दीजिए भाई, हो गया आपका सवाल। नहीं, आप शब्दों के चयन को ठीक रखिए, उसके बाद अपनी बात ठीक है बोलने दे। तो आप भी विनम्रता के साथ, जितनी विनम्रता से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। हल्ला मचाने लगे आप, हो गए। अच्छा अरे सुन तो लीजिए जवाब, देवी जी मेरा जवाब तो सुन लीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी ना, सवाल आप पूछ सकते, लेकिन मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं जवाब देने की, क्योंकि मैं जनता के प्रति उत्तरदायित्व हूं। बीजेपी नहीं है और आप भी नहीं है। सुनिए, मैंने आपको बोला रिजर्वेशन की बात है, आप ममता दीदी की बात कर रहे हैं। गुजरात में 22 जातियां ऐसी हैं मुस्लिम समाज से आती हैं, क्या उसमें ओबीसी में इन्होंने नहीं दिया हुआ है क्या रिजर्वेशन सेंटर में? बताइए नहीं दिया है तो हमें बताइए आप। बिहार से अभी 27 जातियां हैं जिनको ओबीसी में रिजर्वेशन है, मुस्लिम का दिया है कि नहीं? बताइए आप। जेडीयू के बैठे हैं यहाँ पे, नाम पढ़ के बताऊं मैं? तो सवाल ये उठता है कि जब ये तो ओबीसी के अंदर की बात हो रही, जो ओबीसी में उनको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि जब टीडीपी के साथ 4% मुसलमान रिजर्वेशन की बात करते हैं, तब क्यों नहीं सवाल इनसे पूछा जाता? पूछे, आपकी हिम्मत है तो पूछे। आप चैलेंज करता हूं, पूछे आप टीडीपी के साथ ये क्यों है? पूछे आप 4% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आप उनकी कमियों को गिनाकर अपनी शर्त को साफ नहीं रख सकते। मैं जब आपसे ये पूछ रही हूँ कि ममता बनर्जी ने जब 35 नई जातियों में 33 मुस्लिम समुदाय को जोड़ा, आप उसको सही मानते या नहीं मानते? मेरा सवाल समझिए पहले, चीखते रहेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप। अरे मैंने तो आपसे बता दिया कि टीडीपी, आप हिम्मत दिखा दीजिए सर, आप हिम्मत दिखाकर जवाब दे दीजिए। आपसे तो हिम्मत हो नहीं पा रही, आप बैठकर यहाँ हिम्मत की बात कर रहे हैं सर। हो गया ना, देखिए अनुराग भदौरिया फिर से जवाब दे दिया आपको, जवाब दे दिया कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका को मानने वाले, संविधान सम्मत जो बात होगी उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। संविधान सम्मत जो बात होगी हम खड़े दिखाई देंगे। हम आपकी तरह ये नहीं कि विपक्ष को टारगेट करेंगे। आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछिए,
सुन लेंगे सर, सुनेंगे। अरे आप पूछ ही नहीं पा रही सत्ता पक्ष से सवाल, तो मैं क्या कलकत्ता करूं? मुझसे क्यों खींच अरे नहीं पा अपना रही हैं? जवाब- आप डर रही है सत्ता पक्ष ठीक से है। पूछने में, तो खींच मुझ पे नहीं है निकाल सर रही आपके पास मैं क्या जवाब ना, करूं मैं भाई? समझ रही हूँ मजबूरी आपको अनुराग 4% भदौरिया जी, 4% ठीक है देने को नहीं है। ठीक है क्या सर, कहने मैं की समझ बात गई कर अनुराग रहे हैं? भदौरिया, 4% देने की एक बात दो कर रहे हैं। लाइन रट के पूछिए, आइए, पूछिए आप। उन्हीं को केवल चैनल हाँ, पर बोलते मैं रहिए समझ और ये गया। बोलिए कि उनसे मैं भी सवाल आपके नहीं पिताजी पूछ रहे समझ हमसे गया। सवाल। आपकी आपको हिम्मत तकलीफ नहीं इस पड़ बात रही है से कि सवाल आपसे सवाल ही ना पूछने पूछूं मैं। आप हिम्मत नहीं ठीक जुटा है पा सर, रही हैं। चलिए आप प्रेम शुक्ला महंगाई, जी, बेरोजगारी, ठीक है। किसान समस्या, महिला समझ गए समस्या अनुराग को भदौरिया जी, पूछने में वक्त हिम्मत जाया नहीं कर जुटा रहे हैं पा आप, तो वक्त क्या जाया करें? कर रहे हैं, मेरी इनकी आवाज थोड़ी कम गलती है। कीजिए, आप- इनकी आवाज कम जी, कीजिए, अर्पिता जी। आवाज कम कीजिए इनकी। ठीक है, मत दीजिए जवाब सर, पूरा मौका मैंने आपको दिया, देश भी देख रहा जी, है अर्पिता अपनी चीजों से आप कैसे बचते नजर आ रहे हैं। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि उनसे सवाल नहीं पूछ रहे, आपसे सवाल पूछ रहे उसका जवाब दे रहे हैं क्या आप? आवाज कम कीजिए उनका। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इस पर जरा जवाब दीजिए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए वहां आप गठबंधन करके बैठे हैं, जो 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की, वो सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि आप भी सत्ता के लिए सबके साथ आ जा रहे हैं, जहां आपको अपना फायदा दिख रहा है वहां चले जा रहे हैं। जी देखिए, हम धर्म के आधार पर आरक्षण का हर जगह विरोध कर रहे हैं। हम टीडीपी की इस राय का भी विरोध करते हैं और हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया तो अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया। आज पीडीपी के साथ कौन खड़ा है? आज पीडीपी इंडिया अलायंस में है ना। जिस पीडीपी को ये देशद्रोही बता रहे हैं, उस देशद्रोही के साथ उसको इंडिया अलायंस में क्यों लिया? अगर वो इंडिया अलायंस के देशद्रोहियों का बात कर रहे हैं, आप अभी भी उनके नहीं, हमारा साथ खुला, तो हम बिल्कुल हम नहीं लागू होने देंगे। हाँ, हम लागू ही नहीं होने कैसे नहीं होने देंगे। देंगे? इसीलिए जब वो ये हम कह नहीं रहे हैं लागू और आप होने मना देंगे। कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं लागू जनता होने किसकी देंगे। बात पर हम भरोसा बिल्कुल करेगी? लागू नहीं होने देंगे। अर्पिता जी, बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे, बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लागू होने देगी। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तमाम जनसभाओं में ऐलानिया कहा है कि जब तक मैं जीवित हूँ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लागू होने दूंगा। सवाल उठता है कि आप पीडीपी के साथ भी के जिनसे साथ हम आपकी उसको अस्वीकार विचारधारा नहीं करते मिलती हैं। थी। आप इधर भी गठबंधन करके बैठे हैं, 4% मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जी। आप कह रहे हैं हम साथ हैं लेकिन हम लागू नहीं होने देंगे। वो दूसरे वादे कर रहे हैं, आप दूसरे वादे कर रहे हैं, तो फिर साथ होना क्यों अर्पिता जरूरी? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्पिता जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अर्पिता जी बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, हमने वहां पर जो है पीडीपी की सरकार गिराई और वहां अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया। अनुच्छेद 370 संशोधित करने के लिए जो पूर्वाभ्यास करना चाहिए था, उस पूर्वाभ्यास के लिए हमने किया गठबंधन। और हम ये निश्चित कहते हैं कि हम टीडीपी की इस हसरत को पूरी नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण हम किसी को भी लागू नहीं करने देंगे। क्यों है आप? जी, तो हमारी भी तो खुली हसरत है ना, हमारी हसरत भी खुली है ना, वो हमारे साथ क्यों है? हमारी हसरत भी खुली है, हम भी ऐलानिया कह रहे हैं होने देंगे और हम केंद्र में बैठे हैं, हम नहीं होने देंगे। हमको क्या चिंता है? हमने पीडीपी की हसरत पूरी होने दी क्या? हमारी हसरत पूरी हुई। अनुच्छेद 370 संशोधित करना हमने किया, पीडीपी की हसरत पूरी होने पाई क्या? उन्होंने कहा था कि इस देश में तिरंगा अगर अनुच्छेद 370 संशोधित हो गया, कोई तिरंगा ध्वज कश्मीर की घाटी में नहीं फहरा पाएगा। हमने चप्पे चप्पे में तिरंगा फहराया। ये सब है कि नहीं है? तो हमने जो चाहा मोदी जी के नेतृत्व में किया। सर यानी कुल मिलाकर तो ये है ना, हर राजनीतिक दल जहां अपना फायदा देखेगा वहां बीजेपी ये करके दिखाती है, चाहे वो किसी के साथ ही जुड़ने की बात हो। फिर आप ये सवाल नहीं उठा सकते नहीं, बिल्कुल नहीं पर कि देखिए उनकी विचारधारा अलग है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ क्यों आ गए, वो सब फिर वो भी साथ आ सकते हैं। जब आप साथ हैं तो वो भी साथ हो सकते हैं ना, गलत क्या है फिर? नहीं, आए हुए है ना, नहीं आए हुए नहीं तो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण देने नहीं देंगे, साथ आप उनके चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने स्पष्ट कर दिया हम नहीं करने देंगे। सर ये फिर साथ कैसा है, मैं ये नहीं समझ पा रही ना। पिताजी हमारे तो प्रधानमंत्री जी ऐलानिया कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी ऐलानिया कह रहे हैं। समझ में आ रहा है जब मुद्दे सेम नहीं है और फिर भी साथ चल रहा है। चलिए राजीव रंजन, हम कह रहे हैं हम नहीं करने देंगे, हम तो हम रोकेंगे। ठीक है, हम नीरज जी रोकेंगे, ये तो राजीव रंजन जी, मैं कोई अनुराग भदौरिया तो कैसा साथ है सर कि मैं आप पर आरोप लगाने लगूंगा? ये कैसा साथ है सर? क्योंकि साथ तो आप ही हैं, ऐसा तो नहीं आपने कोई मुद्दा कहा हो बाद में कहते हैं भाई साथ तो है, लेकिन आपके अपने मुद्दे हमारे अपने मुद्दे। आपका सवाल मुझसे है? जी राजीव जी। अर्पिता जी आपका सवाल मुझसे है? जी जी राजीव जी आपसे। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, गठबंधन राजनीति में कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जब दोनों दलों की प्राथमिकताएं अलग हो, लेकिन अब ये आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होना है। देश के समक्ष इंडिया ने भी अपनी बातें रखी,
एनडीए ने भी अपनी बातें रख दी और एक तरफ एक विराट व्यक्तित्व जो एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं, उनके सरकार की बेशुमार उपलब्धियां हैं, जनता के जीवन में आया हुआ क्रांतिकारी बदलाव है, अनेक राज्यों में जो उनके सहयोगी दल हैं उनकी प्रभावकारी भूमिका है कि उस लक्ष्य के करीब पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। दूसरी तरफ युद्ध शुरू होने के पहले ढेर हो चुकी इंडिया की सेना है। सेना नायकों का लगातार पलायन, अलग अलग पार्टियों में जिस तरह का बिखराव इस चुनाव के दौरान कांग्रेस से लेकर के तमाम इंडिया के चलिए, मुझे यहाँ देखिए एक बात जो स्पष्ट समझ आती है कि हर राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान तौलकर, समझकर, जानकर अपने हिसाब से अपने रुख को मोड़ लेती है। फिलहाल चुनाव जो है अपने एकदम चरम पर है। कौन किस पर होगा भारी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।